में सुप्रीम कोर्ट ने जो दलीलें दी हैं उस पर अगर गौर फरमाया जाए तो एक ऐसे प्लान की आवश्यकता है जो बुनियादी लेवल से लेकर के पीक तक जाए और उसमें लोगों को राहत मिल सके। लेकिन हर साल हम इस समस्या की बात करते हैं, हर साल इसका जिक्र होता है, लेकिन सर्दियां जाती हैं और उसके बाद लोग इस स्थिति को भुला बैठते हैं। स्थिति यह है कि ग्रैप 3 के रिस्ट्रिक्शंस लागू हैं, बच्चों का स्कूल जाना बंद हो चुका है और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी घर के बाहर आप कदम रखेंगे तो दम घोंटू हवा आपकी जान लेने पर आमादा होगी, ऐसा महसूस होने लगता है। बिल्कुल प्रीति, देखिए, जिस मास्टर प्लान की बात हो रही है उसमें तय बात है, जिस बात की आप भी सवाल कर रही हैं कि क्या वजह है सिर्फ सर्दियों तक ही सारे प्लान सीमित रह जाते हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है पूरे साल भर प्लान चले। साल भर प्लान के लिए ग्रीन एरिया बढ़ाना होगा, ना कि ग्रीन एरिया विकास के नाम पर कम होता चला जाए। इसके अलावा जब हम छोटे छोटे पार्टिकल्स पर ध्यान देते हैं तो अगर गाड़ी ब्रेक लगाती है तो उसमें भी जो टायर घिसता है उससे भी वायुमंडल प्रदूषित होता है। तो हमें उस लेवल पे भी सोचना होगा। कुल मिलाकर के जोर इसी बात का देना चाहिए, प्लान्स जो भी हों उनको लागू करना चाहिए, क्योंकि अभी तक ऑड इवन से लेकर के क्लाउड सीडिंग तक जो भी कोशिश की गई, जो भी प्रयास किए गए, वो नाकाफी साबित हुए हैं। तो ऐसे में सफल प्रोग्राम बनाने होंगे, अच्छे प्रोग्राम बनाने होंगे जिसमें जनता को भी शामिल करना होगा और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं धूल के, वो भी हवा से हटाने होंगे। जी, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऑब्जर्वेशन था, खास करके कंस्ट्रक्शन के लिहाज से देखा जाए तो आप कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा देते हैं, लेकिन इससे प्रभावित वो लोग होते हैं जो दिहाड़ी पर काम करते हैं। मैं खास करके मजदूर वर्ग के लोगों की बात कर रही हूँ। ये एक सोल्यूशन नहीं हो सकता कि आप सर्दियों के 3 महीने के पीक सीजन में कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दें ताकि दिल्ली वालों को आप एक स्वच्छ आबो हवा दे सकें। बावजूद इन रिस्ट्रिक्शंस के आबो हवा तो साफ होती नजर नहीं आ रही। आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और इसकी कीमत आप अपनी स्वास्थ्य को बहुत खराब कैटेगरी में रखते हुए चुका रहे हैं। ये तो वाकई बहुत ऐसी स्थिति है जिस पर हमें जल्द विचार करना होगा, वरना आने वाले समय में ज्यादातर दिल्ली की आबादी फेफड़ों की बीमारी से ग्रसित होगी। बिल्कुल प्रीति, देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण हम देना चाहेंगे। 2020 तक BS4 गाड़ियां दिल्ली में बेची गई। अब सर्दियों में उन गाड़ियों में 3 महीने के लिए आप रोक लगा देते हैं। तो आपने 2020 तक बेची ही क्यों? क्योंकि 2020 में भी दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन था वो कोई कम घातक नहीं था, वो भी बहुत जहरीला एयर पोल्यूशन था। तो एक ऐसे प्लान की जरूरत है जिसमें ये नहीं कि निर्माण कार्य आप सिर्फ सर्दियों में ही बंद करेंगे। आप दिल्ली के आउटर एरिया में चले जाइए, तमाम सड़कें ऐसी खुदी पड़ी हुई हैं, तमाम जगह ऐसी है जहां एक गाड़ी निकलती है तो डस्ट के पार्ट्स पूरे वायुमंडल में घूम जाते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि एक ठोस कोई कार्रवाई हो, ठोस योजना बने जिसका क्रियान्वयन किया जा सके और दिल्ली को गैस चेंबर बनने से हर साल रोका जा सके। इतना ही नहीं, अगर आदित्य हम समझें तो सर्दियों का मौसम है और खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं वो खुद को गर्म रखने के लिए अलाव इत्यादि जला करके गुजर बसर करते हैं। इसके अलावा आज भी राजधानी दिल्ली क्षेत्र में ही जो झुग्गी झोपड़ी इलाके हैं वहाँ के लोगों पर अगर आप गौर फरमाते हैं तो वो लकड़ियाँ इत्यादि जला करके अपना खाना बनाते हैं और ये जो धुआं है ये भी इस आबो हवा को और खराब करता है। हम कहते हैं कि हम अपने जीवन के स्तर को सुधार रहे हैं, लोगों को बुनियादी ज़रूरतें मुहैया करा रहे हैं, मसलन गैस सिलेंडर वगैरह, लेकिन अभी भी दिल्ली एनसीआर में ही ऐसे लोग हैं जिन्हें लकड़ी जला करके अपना गुजर बसर करना पड़ता है। इस ओर भी तो ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि रिस्ट्रिक्शंस की बात की जाती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उन्हें कितना अमल किया जा रहा है ये आप और हम बखूबी जानते हैं। बिल्कुल प्रीति, जिसका आप जिक्र कर रही हैं, 2.5 करोड़ की आबादी है दिल्ली की एनसीआर की। अगर दिल्ली भर के हम देखें आउटर एरिया को भी मिला करके, तो ऐसे में ये लकड़ी जलाने का भी काम चल रहा है और जो ईंट कोयले की जो भट्टियां होती हैं वो भी जलती हैं। इसमें अगर हम कुम्हार बस्ती की बात करें, वहाँ का AQI लेवल 1000 के ऊपर पहुँच जाता है, क्योंकि कुम्हार जो ये जो हुंडे बनाते हैं, जो कुल्हड़ बनाते हैं, इन सबको जब वो पकाने का काम करते हैं और उसमें जब आग लगाते हैं, वो जो एक सिस्टम है, देसी सिस्टम, वो बहुत ही ज़्यादा आत्मघाती है और वो लगातार हर सर्दी में जारी रहता है। उसमें किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लग पाता है। कुल मिलाकर के संक्षेप में यदि हम बात करें प्रीति, तो पूरी दिल्ली में ही जो मानक और पैरामीटर्स ग्रेप 3 के नियम लागू किए जाते हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता है, अगर हम उन सब पर ध्यान दें, उनमें थोड़ी सख्ती हो जाए तो हो सकता है कि वातावरण थोड़ा सा कम जहरीला हो।
अगर आदित्य दिल्ली एनसीआर के इस वक्त ज़्यादातर इलाकों के एक्यूआई की बात की जाए तो ज़्यादातर इलाकों में 400 के नज़दीक या 400 के पार अब एक्यूआई पहुंच चुका है। आप चाहे ग्रैब 2 लगा लें, ग्रैब 3 लगा लें, लेकिन हकीकत यही है कि अब सरकार के पास इसके बाद कोई खास मैकेनिज्म बचा नहीं है जिससे कि स्थिति को वापस रिवर्सल मोड में लाया जा सके और एक स्वच्छ आबो हवा सर्दियों के मौसम में दिल्ली वालों को मुहैया कराई जा सके। इसे ऐसे समझा जाए। बिल्कुल प्रीति, आज का भी अगर हम देखें तो 2.5 पीएम 2.5 334 के करीबन दर्ज किया गया है दिल्ली में। अगर पीएम 10 की बात करें तो वो 448 है और ओवरऑल अगर हम दिल्ली की बात करें तो 518 तक एक्यूआई लेवल पहुंच गया। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी ज़्यादा बदहाली छाई हुई है वायुमंडल में, वायु जो भी हम सांसें ले रहे हैं। और ऐसे में तमाम कोशिशें तो दावे किए जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं और विपक्ष पक्ष पर हमलावर है, लेकिन आम जनता बेहाल है। तो आम राजनीति से जनता को कुछ नहीं राहत होने देने के वाला। लिए हकीकत यही है कि हमें मिल करके समस्या का समाधान निकालना होगा और कोऑपरेशन, कंट्रीब्यूशन हर तरफ से होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आदित्य, विस्तार से इस स्थिति के बारे में जानकारी साझा करने के लिए।